और आइए बात कर लेते हैं आदमपुर उपचुनाव की, जिसे लेकर राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ प्रदेश प्रभारियों की बैठक उन्होंने ली, तो वहीं दिल्ली में जेजेपी का 2 दिन तक मंथन चला। इन सब के बीच कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। आदमपुर का किला फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें चुनाव पर मंथन किया गया। हाँ, कांग्रेस में कई कठिनाइयां हैं, उस नाते से सोच रहे थे जल्दी प्रत्याशी उनका आए, लेकिन कांग्रेस की दलीय कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं। हम उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर यहाँ तक उसको देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला भी कई दिन तक बड़ा जो है वो पूरे देश के सामने जो नज़ारे पेश हुए वो नहीं होने लायक थे। मतलब कांग्रेस उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव, किरण चौधरी समेत चारों कार्यकारी अध्यक्ष को चुनाव में प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस का हाईकमांड है, मतलब एक वो प्रोसीजर होता है, वो है 1-2 दिन में आ जाएगा। 14 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है, उससे पहले होगा। बहुत है, मतलब 30-40 आदमी होते हैं स्टाफ का, कोई एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव को लेकर मंथन में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जेजेपी संसदीय बोर्ड की दूसरे दिन दिल्ली में बैठक हुई। हालांकि इस बैठक को लेकर पहले तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल स्पष्ट कर चुके हैं कि भव्य बिश्नोई बीजेपी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी पार्टी के नाते से कोई ऐसी योजना वहाँ बनी नहीं है। जब ये चुनाव का उभार होगा, अभी तो स्थानीय तौर पर कुछ लोग अपने अपने तरीके से फोटो लगाते हैं, उन्होंने अपने प्रचार को किया हुआ, लेकिन हमारी दोनों पार्टियों के साझा रूप में एक चुनाव की जो रणनीति बनेगी उसमें से आगे बढ़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। चुनावी मौसम है, लिहाजा राजनीतिक दलों में मंथन भी जारी है, लेकिन आदमपुर का किला कौन फतह करेगा, इसका फैसला जनता को करना है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल और रोहतक से दीपक भारद्वाज, सूर्या समाचार के लिए। और अब बात SYL की, जिसे लेकर हरियाणा और पंजाब में दशकों से विवाद चलता चला आ रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि 14 अक्टूबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक टेबल पर आने वाले हैं, जिसकी जानकारी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खुद दी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो विवाद दशकों से नहीं सुलझ सका, उसे पंजाब सरकार की राजनीतिक मजबूरी सुलझा देगी? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। SYL को लेकर पंजाब और हरियाणा का विवाद दशकों पुराना है। पंजाब कहता है कि वो हरियाणा को इस नहर का पानी किसी कीमत पर नहीं देगा, तो हरियाणा की सरकार कहती आई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपने हिस्से का पानी लेकर ही रहेंगे। और इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस नहर से निकलने वाले पानी को लेकर दोनों राज्यों में खूब राजनीतिक रोटियां भी सिकती आई है। लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के सीएम 14 तारीख को एक टेबल पर बैठने वाले हैं, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने दी है। मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। SYL के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल का ये बयान हरियाणा वासियों को कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे रहा होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा इतना आसान है जिसे एक बैठक से सुलझा लिया जाए? तो जवाब थोड़ा संदेह पैदा करता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि नहर का पानी पंजाब की ओर से रोका गया है, जहां इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में संभव है कि पंजाब अपने रुख में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान ले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर अपना फैसला सुना चुकी है।
कि हरियाणा को पंजाब से उसके हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा से मजबूर केजरीवाल ने क्या कहा था सुनिए। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? राजनीति में किसी एक पार्टी का दूसरे पार्टी पर आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल की सियासी मासूमियत को समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है? पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। SYL को लेकर केजरीवाल से मीडिया सवाल पूछती रह गई थी कि पंजाब में अब आपकी सरकार है, ऐसे में आप बताइए कि हरियाणा को पानी देने पर आपकी राय क्या है। लेकिन केजरीवाल अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे भारत को रोशन के दावे करते रह गए। इस समय हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में SYL का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए दो धारी तलवार साबित हो रहा है। अब देखना होगा 14 तारीख की बैठक से क्या निकल कर आता है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार। हरियाणा में मनोहर राज में अब माफियाओं की खैर नहीं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रशासन की वो कार्रवाई बता रही है जो आए दिन माफियाओं पर कहर बनकर टूटती है। सोनीपत के खरखौदा में बुलडोजर वाली ये कार्रवाई कुख्यात शराब माफिया भूपिंदर दहिया के ठिकाने पर हुई है। सूबे के लोगों के लिए अक्टूबर में आफत जारी है। बादल बरसने से परहेज नहीं कर रहे और लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। इंसान हो या बेजुबान, हर किसी को आसमान से बरस रही आफत का सामना करना पड़ रहा है। ना बादल का ऐसा बरसना देखा होगा, ना मॉनसून की ऐसी विदाई। मौसम मॉनसून का था तो बादलों ने बेरुखी दिखाई, और जब मॉनसून के रुखसत होने का वक्त आया तो बादलों ने ऐसी बेरहमी दिखाई कि हर हाथ दुआ कर रहे हैं, हर होठ वंदना कर रहे हैं। ऐ बादल अब तो मत बरस। पर बादलों का क्या, वो तो बरस रहे हैं और बरस रहे हैं। और बादलों के बरसने के इस आलम ने जिंदगानी को पानी पानी कर दिया है। बादल तो बेवफा निकले, लेकिन बेरुखी, बेवफाई और रुसवाई तो उनकी भी सामने आई है, जिन पर बादलों के कहर से बचाने का जिम्मा था। यही वजह है कि बड़े शहरों में भी जिंदगानी अब तंग हो गई है। पानी की निकासी ना होने से हमें घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, और कृपया जरा हमारी तरफ भी ध्यान दें। थोड़ी सी बरसात में बस घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। एक साल से हमारा बहुत बुरा हाल है। जिस दिन का ये नाला बना है ना, नाला बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई निकासी नहीं हो रही। गलियां सिर्फ पानी से गुलजार दिख रही है, घर से निकलना दूभर हो गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। हर जहन में यही सवाल है कि जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए जाए तो जाए कैसे। ये जल भराव की वजह से हमारे को बहुत परेशानी होती है, इसकी निकासी का कोई समाधान किया जाए। हर बार ये घरों के अंदर पानी घुसता है।
आसमान से बरस रही आफत का आलम देखिए कि जहां सड़कें सूखी है, उन सूखी सड़कों पर भी सफर सिर्फ सुखोई से हो सकता है। यही वजह है कि पल भर का सफर तय करने में 4 पहर लग रहे हैं। पानी की निकासी नहीं हो रही है, यह समस्या बहुत तगड़ी है। स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, कीड़े मकोड़े इतने हो जाते हैं कि हम निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं फेरी का काम करता हूँ जी, और रास्ता कोई और है नहीं निकलने का, फिर भी मजबूरी में ऐसे ही निकलना पड़ता है। अब यहाँ पे अभी भी निकल के आया हूँ, अभी भी इसमें मतलब मुश्किल है, कैसे करें क्या करें। हाँ, आप लोगों से हमारी दरख्वास्त इतनी ही है कि हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए। मॉनसून हर साल आता है और हर साल मजबूती का दम भरने वाला सिस्टम बरसात के पानी में डूब जाता है। ऐसे में सवाल यही है कि जो तैयारियां साल भर से की जाती है वो महज 4 दिन में धाराशाही क्यों हो जाती है। प्रशासन से, सिस्टम से और अपने नुमाइंदों से जनता जवाब मांग रही है और जवाब तो देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात मुलायम सिंह यादव की, जो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह समेत देश भर के दिग्गज मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। मुलायम सिंह यादव नाम से भले मुलायम थे, लेकिन इरादों से किसी चट्टान से कम नहीं थे। और तभी यूपी जैसे बड़े प्रदेश और देश की राजनीति में करीब 3 दशक तक मुलायम सिंह का डंका बजता रहा। मुलायम सिंह यादव भले आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन जो भी उन्हें करीब से जानता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, हर किसी के अपने अनुभव हैं, जिसे याद कर आज वो भावुक हो रहा है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। सैफई से राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे मुलायम सिंह यादव के निधन से यूपी और देश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें अपने पैतृक गांव से विशेष लगाव था। और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैफई में हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राजनीति के तमाम दिग्गज मौजूद रहे और सभी ने उन्हें आखिरी सफर के लिए भावभीनी विदाई दी। मुलायम सिंह की राजनीति और उनके कद को समझना है तो ऐसे समझिए कि आजाद भारत में राजनीतिक नेता बहुत हुए, लेकिन नेता की उपाधि सिर्फ मुलायम सिंह यादव को मिली और उन्हीं के साथ चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की। 856 करोड़ की लागत से बन रहे इस भव्य और दिव्य मंदिर के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण कर देश को समर्पित किया। इस मौके को बेहद खास बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो अपने आप में देखते ही बन रहे थे। आप भी घर बैठे महाकाल के इस लोक के दर्शन कीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवास्था किसी से छुपी नहीं है। पीएम मोदी को जब भी मौका मिलता है खुद को शिव के रंग में रंग डालते हैं। उज्जैन के महाकाल लोक से आई इस तस्वीर को देखिए। पीएम मोदी महाकालेश्वर मंदिर का लोकार्पण करने पहुंचे हैं और यहाँ वो पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबे दिखे। हर हर महादेव। 856 करोड़ की लागत से बना ये भव्य और दिव्य महाकाल लोक अब आम जनता को समर्पित है। शिव, जिसका ना तो कोई अंत है और ना आकार है, ना प्रकार है, वो आदि है, अनादि है, जिसके हाथ में जीवन और मरण का चक्र है, जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। उसी महाकालेश्वर लोक की दिव्यता और भव्यता अब देखते ही बनती है। 2 फेज में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही दूसरे फेज का काम भी शुरू हो जाएगा। और जो महाकाल लोक 2.8 हेक्टेयर में फैला है वो 47 हेक्टेयर का हो जाएगा, जिसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जिस पर चलकर भक्त गर्भगृह तक पहुंचेंगे। नाइट गार्डन में शिव की लीला पर आधारित 190 मूर्तियां लगी हैं। शिव की मुद्राओं वाले 108 स्तंभ हैं। करीब 2 लाख भक्तों के दर्शन करने का एक साथ इंतजाम होगा। परिसर में सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। महाकाल कॉरिडोर में आध्यात्म और आधुनिकता दोनों का ख्याल रखा गया है। महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर करीब 200 आमंत्रित संत यहां मौजूद रहे। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। गायक कैलाश खेर ने महाकाल स्तुति कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। महाकाल लोक शिव का अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार अब देखते ही बनता है। हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इन तमाम खबरों के बाद अब बात आपके करियर से जुड़ी हुई। अगर आप छात्र हैं या फिर आप अपने बच्चों को सीए बनता देखना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बताई जाने वाली कुछ टिप्स आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या करना है। आपको अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें। आप एक ऐसे टीचर का चयन करें जिसकी गाइडेंस आपके लिए मददगार साबित हो। इसके अलावा समय को सुविधा के मुताबिक बांट लें। सीए की परीक्षा पास करना काफी चैलेंजिंग होता है। ऐसे में डेली या फिर साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर काम करें। अपनी रिसर्च का दायरा आपको बढ़ाना है, यानी चुनिंदा विषयों का अध्ययन करके ये परीक्षा पास करना कठिन है। पूरे कोर्स में हर एक विषय का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। उचित टाइम टेबल बनाना जरूरी है। अपने दिन को 4 घंटे के
4 स्लॉट्स में बांट लें। उन विषयों का चयन करें जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा आश्वस्त हैं। थ्योरी पेपर जरूरी है। सीए की तैयारी में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर ध्यान देना काफी जरूरी है। आर्टिकलशिप की भूमिका काफी अहम है। जब आप सीए फाइनल में हो तो कृपया अपने आर्टिकलशिप को काफी गंभीरता से लें। शॉर्ट नोट्स तैयार करें। सीए के छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए हमेशा अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रखना चाहिए। रूटीन में प्रैक्टिस करें। सीए की तैयारी के लिए आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। और अब बात एक ऐसी खबर की कर लेते हैं जो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बात जो आपके आसपास हर रोज घटित होती है लेकिन शायद आप इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। कहते हैं कि अंगदान महादान होता है। देश में हर दिन सैकड़ों लोगों की जान शरीर के अंग खराब होने की वजह से चली जाती है, लेकिन इसे लेकर अभी भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी है। ऐसे में हरियाणा की बेटी प्रियंका ने इसका बीड़ा उठाया है और अब तक वो करीब 2000 लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित कर चुकी है। आपको बता दें कि प्रियंका को इतनी कम उम्र में ऐसी नेक सोच तब आई जब किडनी डोनर नहीं मिलने की वजह से प्रियंका के एक रिश्तेदार की मौत हो गई। इस नेक मुहिम की शुरुआत करने से पहले प्रियंका ने खुद का अंगदान किया। हरियाणा की बेटी की इस सोच को सूर्य का सलाम। और आइए अब शास्त्री जी से जान लेते हैं कि आज के दिन आप ऐसा क्या करें जिससे आपका दिन शुभ हो। कार्तिक मास लगा है और कार्तिक मास में प्रथम बुधवार के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध भगवान या बुद्ध भगवान का जो आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन कलर है और उसको स्थापना करने के लिए ग्रीन कलर जो होता है हमारी आँखों के लिए, हमारे जीवन में ग्रीन का विशेष महत्व है। और इस दिन हरी दालें होती हैं। गऊ को या सांड जो खागड़ होता है वो होता है नंदीश्वर भगवान, जो नांदिया होता है उसको हम अगर हरी दाल का हरा चारा या हरी चीज़ खिलाएं तो उससे हमारे जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं और जो कि राहु की महादिशा हमारे शरीर पर जो चलती है, राहु केतु मंगल शनि, इनकी दिशाएं हमारे शरीर पर हमेशा रहती हैं। प्रत्येक मनुष्य इनसे दुखी रहता है। तो और अब समय हो गया है आपको आज का इतिहास बताने का। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को 2009 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया था।